डीडी नेटवर्क पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेहतमंद जिंदगी जिए और इसके लिए हम सभी भरसक कोशिश भी करते हैं। अपने दुलार और प्यार से उसे बड़ा करते हैं, छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान भी नहीं देते हैं, है ना। लेकिन आपको बता दें कि बच्चे के विकास के दौरान उसकी छोटी छोटी हरकतों में भी बड़ी बीमारियां छिपी हो सकती हैं। जी हाँ, कई बार बच्चे के हाव भाव में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो सामान्य नहीं होते हैं और आम बच्चों से अलग होते हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे विकार की जो बच्चों के मन से उपजता है और मन में ही रहता है। जी हाँ, ये बीमारी है ऑटिज्म यानी स्वलीनता। बता दें कि ये एक ऐसी मस्तिष्क की बीमारी है, ऐसा विकार है जिसके लक्षण 3-4 साल के आसपास प्रकट होने लगते हैं और जीवन भर ये बने रहते हैं। इसीलिए जरूरी है कि शुरुआती दौर में ही इसे पहचान लिया जाए, क्योंकि जिसके परिवार में बीमारी है उन्हें तो इसकी पीड़ा मालूम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इसे भाग्य का हिस्सा मानकर छोड़ देते हैं। ऑटिज्म क्या है, ये किस तरह का रोग है, किस तरह से बच्चों के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है, इसके लक्षण और उपचार क्या है, इन तमाम बातों को आज के कार्यक्रम में हम समझने का प्रयास करेंगे, इसकी कोशिश करेंगे। तो आइए नजर डालते हैं आज के स्वस्थ किसान के विषय पर। आज का हमारा विषय है ऑटिज्म यानी स्वलीनता, कारण, लक्षण और उपचार। तो अगर आपके भी किसी तरह के सवाल हैं, आप किसी को ऐसी समस्या से जूझते हुए देख रहे हैं, आपको लगता है कि आपके घर में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके लक्षण सामान्य बच्चों से अलग हैं, तो आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। अच्छी बात यह है कि टोल फ्री नंबर है, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं देश की 2 बड़ी विशेषज्ञ। हमारे साथ आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर शेफाली गुलाटी, आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में चीफ चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और आपने बच्चों के मस्तिष्क के विकास में बाधा डालने वाली जो समस्याएं होती हैं, जो विकार होते हैं, उन पर काफी काम किया है। एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में स्वागत है। तो विस्तार से समझेंगे ऑटिज्म के बारे में आपसे। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रवीण सुमन, आप भी सर गंगाराम हॉस्पिटल में बाल विकास और व्यवहार बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और आपसे भी जानेंगे कि इस बीमारी के लक्षण क्या हो सकते हैं, कैसे अर्ली इंटरवेंशन से काफी कुछ सुधारा जा सकता है, यानी स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और बातचीत की शुरुआत करें, इससे और बेहतर तरीके से समझें, और जो हमारा मकसद होता है कि हम आपको जागरूक करें। आप जिस समस्याओं से गुजर रहे हैं या फिर आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें ज़रूर कॉल करें। टोल फ्री नंबर हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़े उससे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं जिसमें इस समस्या से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को समेट कर हम आपके सामने लाए हैं।
हो जाते हैं कि उसकी छोटी छोटी हरकतें भी हमें प्यारी लगने लगती है, इसलिए तो हम उसे नजरअंदाज भी करते रहते हैं। लेकिन कुछ हरकतें ऐसी भी होती है जो न्यूरो डेवलपमेंट की श्रेणी में आती है। ऐसी ही एक बीमारी है ऑटिज्म की। ऑटिज्म यानी स्वलीनता, इसका मतलब ही है अपने आप में ही लीन रहना। यह एक दिमागी रोग है। बच्चों में पाई जाने वाली ये बीमारी दिमाग के विकास के दौरान पैदा होने वाली गड़बड़ी से होती है। इस बीमारी से ग्रस्त रोगियों का शारीरिक विकास तो होता है, लेकिन मानसिक विकास धीमा हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं और हर किसी से खुल नहीं पाते। देखिए इन बच्चों को, मन से परेशान ये बच्चे अपनी ही दुनिया में किस तरह खोए हुए हैं। इनके पास सुनने के लिए कान तो है और देखने के लिए आंखें भी ठीक है, फिर भी हैं बेखबर। स्वलीनता एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है जो मस्तिष्क के सामान्य विकास को बाधित करती है। इसमें संचार, सामाजिक गतिविधियां और व्यवहार पर असर पड़ता है। इसके लक्षण अलग अलग बच्चों में अलग अलग हो सकते हैं और उम्र बढ़ने के साथ उनमें बदलाव भी हो सकते हैं। क्या नाम है? ऑटिज्म की बीमारी से पीड़ित बच्चा एक ही काम को बार बार दोहराता है, खुद में खोया खोया सा रहता है। वह किसी भी बात का जवाब नहीं देता या फिर सुनकर अनसुना कर देता है। हेलो हेलो, आंखों में आंखें डालकर बात करने से घबराता है। देखिए इस बच्ची को। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? अपना नाम नहीं बताकर शब्दशः वही दोहरा रही है जो इससे पूछा जा रहा है। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? मेरा नाम क्या है? ऑटिस्टिक बच्चे सामाजिक गतिविधियों के प्रति उदासीन होते हैं, लोगों की ओर न देखते हैं न मुस्कुराते हैं और अपना नाम पुकारे जाने पर भी सामान्यतः कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। ऐसे बच्चे आसानी से नाराज हो जाते हैं। वे कोई काल्पनिक खेल नहीं खेल पाते, बल्कि खिलौनों को सूंघने या चाटने लग जाते हैं। वह बोलते बोलते अचानक ही बोलना बंद कर देते हैं और अजीब अजीब आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। वो कंप्यूटर में लाइक वो ये बच्चे जो इसकी शिक्षा का है। यदि वजहों की बात करें तो दिमाग के रसायनों में असमानता, गर्भ में बच्चे का सही विकास न हो पाना और कई बार आनुवांशिकता भी इस बीमारी की वजह बन जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार ऑटिज्म के 95% कारण दिमागी संरचना में गड़बड़ी नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदरूनी रसायनों में असंतुलन का होना है। बता दें कि जिन बच्चों में ये रोग होता है उसका विकास दूसरे बच्चों की तुलना में असामान्य होता है। इस रोग से पीड़ित बच्चों का विकास तुलनात्मक रूप से धीरे होता है। साधारण बच्चा जब 6 माह का होता है तब से ही वह अपनी माँ को पहचानने लगता है, उसके हाव भावों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा ऐसा नहीं कर पाता। सामान्य बच्चे बोले गए शब्दों को सुनकर धीरे धीरे बोलना सीख जाते हैं, परंतु ऑटिस्टिक बच्चे या तो बोल नहीं पाते या अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते हैं। सामान्य बच्चे पारिवारिक लोगों से मिलने पर मुस्कुराते हैं, पर ऑटिस्टिक बच्चे न तो कोई प्रतिक्रिया देते हैं और न ही किसी के आने या जाने से परेशान होते हैं। ये अपनी ही दिक्कतों के प्रति कोई क्रिया नहीं करते और उससे बचने की कोशिश भी नहीं करते। कभी कभी इन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी भी दिखाई देती है। आज ऑटिस्टिक मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती है, क्योंकि अभी तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं हो पाया है। हालांकि इस बीमारी में बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। कहाँ डालूं? बताओ कहाँ डालना है? यहाँ वेरी गुड। जरूरतों के आधार पर बिहेवियर, स्पीच अथवा एजुकेशनल थेरेपी भी दी जाती है। इनके लिए काफी सारे प्रोग्राम होते हैं जिससे कि उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। आंकड़े बताते हैं कि 2016 तक भारत में 10 करोड़ से अधिक व्यक्ति इस विकार से प्रभावित हैं और डिसएबिलिटी की पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि भी हुई है।
रोग नियंत्रण और रोकथाम CDC के मुताबिक आज प्रत्येक 88 बच्चों में से एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चे की ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते और वे बच्चे की अनदेखी करने लगते हैं। बता दें कि ऑटिज्म के रोगियों का जीवन काफी चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए इनकी बोलती हुई खामोशी को जरूरत होती है प्यार की, दुलार की और ऐसे लोगों के साथ की जो उन्हें समझ सके और इन स्थिति से बाहर निकालने में उनकी मदद कर सके। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, एक मार्मिक और ज्ञानवर्धक रिपोर्ट उस चुनौतीपूर्ण जीवन की जिससे ज़रूरत है खामोशी से बाहर निकालने की। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर शेफाली, अभी हमने रिपोर्ट देखी और बहुत सारे सिम्टम्स के बारे में बताया और इस रिपोर्ट के दौरान हमने ये भी जिक्र किया कि कई बार अभिभावक जो हैं वो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि आपने इस पर काफ़ी काम किया न्यूरो डेवलपमेंट के बारे में। ये किस तरीके से इस समस्या को समझें? क्या ये डिले जो मोटर स्किल्स होते हैं उसमें एक डिले मान के शुरुआत में लोग इसको इस तरीके से देखते हैं? ऑटिज्म कब कहें कि ये ऑटिज्म है? ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है जिसमें बेसिकली दो मुद्दे होते हैं। उसमें सामाजिक हाव भाव, जो सोशल इंटरेक्शन है और जो संचार है, कम्युनिकेशन है, उसमें गुणात्मक हानि होती है। और इन बच्चों में दूसरा एस्पेक्ट होता है कि रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, तो दोहरावनीय व्यवहार होते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट होते हैं कि ज़्यादा फोकस्ड रुचि होती है कि किसी चीज़ के साथ ज़्यादा, और कुछ सेंसरी इश्यूज होते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है आसपास से ज़्यादा लाउड, लेकिन कान पे हाथ रख देंगे, ऐसे कुछ उनको किसी पर्टिकुलर टाइप की चीज़ों को ही टच करना है। और ये बेसिकली ये दो एरियाज हैं जिसके अंदर ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। और इसके अंदर ये है कि आप समझिए कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का मतलब से है कि हर बच्चे में हर चीज नहीं होती है और हर बच्चे में हर चीज की सिवियरिटी जो है वो गंभीरता अलग अलग होती है। तो अगर छोटा बच्चा है, अगर वो कहते हैं कि इवन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है, अगर सुनाई और देख सही रहा है और 6 महीने पे भी अपने नाम पे साउंड नहीं दे रहा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या जो बच्चा जब बाद में टाटा बाय बाय शुरू होता है वो नहीं कर पा रहा है 1 साल तक, 2 शब्द नहीं बोल पा रहा है मीनिंग के साथ 16 महीने तक, या 2-3 शब्द नहीं बोल पा रहा है अगर 24 महीने तक, या जब भी कोई भी बात बोलना शुरू कर दिया है और वो शब्दावली चली गई है, रिग्रेशन हो गया है माइलस्टोन में। और जब हम बात करते हैं तो जनरली हम एक से एक जना जब बात करता है तो आंख मिलाते हैं, तो ये बच्चे आंख नहीं मिलाते हैं जनरली। लेकिन वो अगर कोई बच्चा छोटा बच्चा है, माँ वगैरह ज़्यादा गोदी में लेने की कोशिश करती है, तो कई बच्चे पसंद नहीं करते ये सब। जो कोई खिलौना है उसके पर्टिकुलर खिलौनों को लाइन में लगा देंगे, या कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टॉय के साथ ज़्यादा रुचि हो जाएगी। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, लेकिन आप ये सोचोगे कई बार ये आवाज़ नहीं सुनेंगे, सुनाई सही देता है लेकिन दे प्रिटेंड टू बी डेफ। ये क्या है, सारे बच्चे जो हैं, जो न्यूरोटिपिकल सारे बच्चों में भी ये कभी कभी हो सकता है, लेकिन जब ये चीज़ें अधिकतर टाइम होती हैं तब ये चिंता का विषय हो जाता है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि ये कुछ टिपिकल इसके सिम्टम्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपका बच्चा छोटा है तभी से सबसे पहले तो आई कांटेक्ट, उसका आंख से आंख मिलाना शुरू होना चाहिए। इसमें अगर डिले होता है या फिर नहीं होता है तो वहीं से ही कहीं ना कहीं एक सिम्टम है, ये एक रेड फ्लैग है जिसको लेकर अभिभावकों को, माता पिता को सचेत हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं इलाज की। तो डॉक्टर प्रवीण, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि देखिए माता पिता हैं जो बच्चे के सबसे करीब होते हैं, और अभिभावक की, माता पिता की एक ये भी उनका स्वभाव होता है कि उनके बच्चे के बारे में जब कोई बोलता है तो उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ ये हमारे बच्चे में समस्या है। माता पिता को किन बातों का शुरुआत से ध्यान रखना चाहिए, जिसे हम कहें एक रेड फ्लैग जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, ताकि उसमें देरी ना हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में या फिर उसको समझने में? जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटिज्म जो है उसके लक्षण हमें 1-1.5 साल से पहले से ही नज़र आने शुरू हो जाते हैं, पर उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अवेयरनेस और जानकारी हो, तभी हम देख पाएंगे। जो कॉमनेस्ट सिम्टम देखा जाता है, जो सबसे ज़्यादा सिम्टम है, वो है स्पीच डिले, कि बच्चा बोल नहीं रहा। तो जब भी बच्चा बोल नहीं रहा 1-1.5 साल की उम्र में, तो हमारे अलर्ट हो जाना चाहिए
कि ये बच्चे को हमें चेक करना चाहिए। पर होता क्या है कि सोसाइटी में बहुत तरह के मिथ हैं, जैसे कि लड़का है तो वो लेट बोलेगा, और कोविड आ गया था तो कोविड की वजह से बच्चा बाहर नहीं गया तो इसलिए वो बात नहीं कर रहा, स्कूल जाएगा तो अपने आप से बोलना शुरू हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं कि पिता ने इतनी देर से बोलना शुरू किया या माता ने इतनी देर से। बिल्कुल। तो उस वजह से क्या होता है कि वो उसका डायग्नोसिस डिले होता जाता है, वो डॉक्टर तक नहीं पहुंचते हैं। जो बड़े लोग भी कहते हैं कि कोई नहीं, उसके बच्चे ने भी लेट बोला था, कोई नहीं बोल लेगा। तो हमें यहाँ समझना है कि ऑटिज्म में जो चिंता हमें होती है वो बोलने की नहीं होती, वो हमें होती है कि वो बच्चा हमारे को ध्यान नहीं दे रहा और बात को समझ ही नहीं रहा। तो अगर ऐसा हो रहा है कि 1 साल पे बच्चा और 1.5 साल पे बच्चा समझ नहीं रहा, पूछने पे कि मम्मी कहाँ है या पापा कहाँ है वो बता नहीं पा रहा, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये बहुत रेड अलर्ट साइंस होते हैं। तो सिर्फ स्पीच के पीछे नहीं जाना, बच्चे की समझ और बच्चे की सोशल इंटरेक्शन पे बहुत ज्यादा हमने ध्यान देना है। और जैसे ही हमें डाउट हो तो हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलके उसको डायग्नोज कराना है, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन इज द की। जितनी जल्दी हम डायग्नोज करेंगे उतना हम बच्चे का। बिल्कुल, वो इंटरवेंशन के बारे में जो आपने कहा कि इसका क्या मतलब होता है, किस तरीके से अर्ली इंटरवेंशन हो सकता है, मैं इसके बारे में भी आपसे बात करूंगी। लेकिन एक कॉलर है कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विपिन है जिन्होंने हमें फोन लगाया है स्वस्थ किसान में। विपिन जी स्वागत से हमारे साथ है। विपिन जी बताइए क्या सवाल है। जी नमस्ते मैम। नमस्कार। मेरे 3 सवाल हैं। बिल्कुल बताएं। जी, पहला सवाल ये था कि क्या ऑटिज्म की जो बीमारी है या फिर जो ऑटिज्म डिसऑर्डर है इसका कोई रिश्ता गर्भवती महिलाओं से भी है, मतलब कोई हार्मोन्स की कमी, विटामिन या प्रोटीन ऐसा कुछ है कि मतलब गर्भवती महिला अगर खान पान में किसी चीज की कमी रह जाती है उससे होता है क्या? पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये था कि ऑटिज्म का पूर्णतः इलाज है या फिर नहीं है अभी फिलहाल में। और तीसरा सवाल ये था कि जिन घर में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे हैं और उनके जो अलग अलग तरह के बिहेवियर होते हैं उनको कैसे मैनेज करें ताकि परिवार को भी प्रॉब्लम ना हो और बच्चे की जीवन में। बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल विपिन जी आपने पूछे हैं, तो बारी बारी से ले लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शेफाली, जो इनका पहला सवाल था कि क्या जब गर्भावस्था होती है मदर की उस वक्त क्या खान पान या हार्मोन्स के बारे में जैसे कह रहे हैं, वाइटामिन की, या मतलब शरीर में क्या किसी तरह की डेफिशिएंसी का प्रभाव भी हो सकता है बच्चे के मस्तिष्क के विकास में, या फिर क्या ये भी एक वजह हो सकती है? क्या ये रिसर्चेस बताती हैं? ऑटिज्म क्यों है, किस कारण से है, ये अभी भी एक पहेली है जिसको काफी अनुसंधान किया जा रहा है, बहुत सालों से अनुसंधान किया जा रहा है। 1-2 फैक्ट्स आप ध्यान में रखिए। ऑटिज्म लड़कों में 4.5 गुना ज्यादा है लड़कियों से। दूसरा, ऑटिज्म का जो प्रेवलेंस है ये बढ़ता ही जा रहा है। और अभी हम लोगों ने जो रिसर्च इंडिया में हुई थी वो इंक्लिन स्टडी, जिसमें डेटा 2011 के कलेक्ट किया गया था, वो 1 in 89 था। लेकिन आज के इस साल 24 मार्च 2023 को CDC USA ने कहा है कि 1 in 36 बच्चों में ऑटिज्म है। तो अभी इसका प्रेवलेंस बढ़ रहा है। दूसरा, अब किस कारण से है? कुछ अनुवांशिक कारण हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आसपास एनवायरनमेंट में होते हैं, और कुछ एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं जो अनुवांशिक, जो हमारा जीन्स को उसका जो उसके जो पनपती है, जो एक्सप्रेशन को इफेक्ट करता है। तो जो अनुवांशिक है वो है, और उसमें अनुवांशिक के अंदर कुछ कुछ कारण आते हैं। ये देखा गया है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जो एक उसके अंदर 50 से 70% आता है। और अगर एक फैमिली में ऑटिज्म है तो उसमें अगर लड़की को ऑटिज्म है तो अगली प्रेगनेंसी में रिस्क 7% होता है, लड़के को ऑटिज्म है तो अगली प्रेगनेंसी में रिस्क 4% होता है। 2 बच्चों को ऑटिज्म है तो बच्चे से 35% होता है। प्लस फैमिली हिस्ट्री कई बार हमें ऑटिज्म की ना मिलके व्यवहार की भिन्नता की मिलती है कि उनकी फैमिली में भिन्न व्यवहार है कि लोग हैं, थोड़ा बिहेवियर अलग है, पर्सनालिटी अलग है, तो इसलिए कुछ ना कुछ अनुवांशिक है। डाउन सिंड्रोम, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, फ्रेजाइल एक्स, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ये ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जिनके साथ एसोसिएटेड है। प्लस कुछ जेनेटिक चीजों पे अनुसंधान चल रहा है, परंतु ऐसा नहीं है कि ये जेनेटिक्स है तो आगे होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब कुल मिला के अभी ये बिल्कुल साफ नहीं है, अभी भी इस पर रिसर्चेस हो रही हैं। ये आप नहीं कह सकते कि इस वजह से वो जेनेटिक्स का क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जो इन्होंने पूछा था प्रेगनेंसी वाला, वो तो जेनेटिक वाला हुआ। और दूसरा,
प्रेग्नेंट मदर्स का जो एक्सपोजर हो रहा है एयर पोल्यूशन के साथ थर्ड ट्राइमेस्टर में, पेस्टिसाइड जो हमारे खान पान में कंटेमिनेटेड है, मदर्स अगर कुछ दवाइयां ले रही है, कुछ पर्टिकुलर दवाइयां हैं, उन सब के साथ मदर की मैलन्यूट्रिशन के साथ कुछ डेफिशिएंसीज के साथ भी देखा गया है। साथ में फादर और मदर दोनों की एडवांस्ड एज, फादर का भी स्ट्रेस और फादर के भी लाइफस्टाइल के ऊपर जो है वो उनके जो स्पर्म्स के अंदर, उसके अंदर भी अनुसंधान करके लिखा पता चला है कि उसमें भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें दोनों तरफ से प्रॉब्लम हो सकते हैं, एनवायरनमेंट से भी और इसके अंदर जेनेटिक्स भी है। जी मैम, दूसरा डॉक्टर प्रवीण, दूसरा सवाल है कि क्या इसका पूरी तरह से इलाज हो सकता है, क्या इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है? ट्रीटमेंट से मुझे लगता है इनका मतलब ये है कि क्या इसकी कोई दवा है जिससे इसे ठीक किया जा सकता है? तो जहाँ तक हम बात करें कि इसके इलाज की, तो हमें ये समझना है ये इस एक बच्चे का सीखने का तरीका होता है। ये ऑटिज्म जो है ये इस तरह की बीमारी नहीं होती कि जो 10 दिन में एंटीबायोटिक देंगे या कोई ऐसी दवाई का करेंगे इलाज तो वो बच्चा ठीक हो जाएगा। इन बच्चों में देखा जाता है कि इनके जो सोशल इंटरेक्शन की वजह से इनके लैंग्वेज स्किल्स और इनकी सोशल स्किल्स पे इफेक्ट आ रहा होता है। अगर हम इनको जल्दी से जल्दी पिकअप कर लेते हैं और अर्ली इंटरवेंशन करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि ये बच्चे अच्छा कर पाते हैं और बच्चों के मुकाबले उनके साथ में चल सकते हैं। पर यही चीज़ें जब डिले होती हैं और लेट स्टेजेस में पकड़ी जाती हैं तो उसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसका इफेक्ट लाइफ लॉन्ग रहता है। तो जहां तक उपाय का सवाल है तो उपाय अवेलेबल है, प्रोवाइडेड वो टाइमली और अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन बच्चे को मिल सके। और दवाइयों का जहां तक सवाल है तो दवाइयां हमारे को इसमें कोई रोल नहीं होता, मेन इलाज थेरेपीज का होता है जिसके बारे में हम जी। और जेनेटिक्स का इनका सवाल था कि क्या जीन्स पे होता है यानी आनुवांशिक है, तो इसके बारे में आप बता ही चुकी। 3 सवाल थे विपिन जी के। एक और कॉलर है हमारे साथ, नंद स्वरूप मिश्रा हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कॉल किया है। नंद स्वरूप जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी, ये कहता हूँ बच्चा ऐसे समय गर्भावस्था में जब अधिक गर्मी पड़ रही, अधिक ठंडी पड़ रही है, बच्चा ऐसे समय में पैदा हो रहा है जब अधिक गर्मी है, अधिक ठंडी पड़ रही है, का पालन पोषण अधिक गर्मी अधिक ठंडी हो रहा है, तो इसकी वजह से भी ये बीमारी पड़ने की संभावना ज्यादा पाई जाती है। नंद स्वरूप जी आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच रही मैम, आप क्लियरली समझ नहीं आया आपका सवाल, एक बार दोहराएंगे सवाल? थोड़ा ऊंचा बोलिएगा नंद स्वरूप जी, आपकी आवाज भी थोड़ी बहुत हल्की आ रही है। हेलो, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जब अधिक गर्मी अधिक ठंडी होती है उसमें अगर बच्चा पेट में पल रहा है या जिसका जन्म हो रहा है या उसका पालन पोषण हो रहा है तो ये अधिक ठंडी अधिक गर्मी की वजह से क्या ये बीमारी पैदा हो? अच्छा, मुझे लगता है इनका क्लाइमेट चेंज से मतलब है कि जब बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ रही है या बहुत सर्दी पड़ रही है, मतलब जो मौसम है, क्लाइमेट है, वो भी बदल रहा है, तो क्या इसका प्रभाव भी होता है? अभी इसका तो प्रभाव पे अभी अनुसंधान में कुछ इसका क्लाइमेट चेंज के ऊपर आया नहीं है, पर हाँ उसके अंदर एयर पोल्यूशन और जो हमें पेस्टिसाइड्स का उसका आया है उसका इस जी। अच्छा मैम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जागरूकता की और यहाँ पर जागरूकता ही सबसे बड़ा आपके पास एक साधन है या कहें इलाज भी, उसे हम मान के चले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक आप सही इलाज तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो डॉक्टर शेफाली, क्या कोई ऐसी हेल्पलाइन है, मान लीजिए अभी तो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद कोई अगर कुछ और भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है या फिर कोई समस्या है वो सही डायरेक्शन चाहता है, तो क्या सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई हेल्पलाइन है? हाँ, हमारे पास पिछले 5.5 साल से एक हेल्पलाइन चल रही है जिसका नंबर है 18001137 और 6। दोहराते हूँ, नीचे भी चला रहे हैं, नीचे चला रहे हैं, 18 2 बार 1 3 बार 7 और 6। ये पिछले 5.5 साल से चला रहे हैं। ये सिर्फ ऑटिज्म के लिए नहीं है, चाइल्ड न्यूरोलॉजी हेल्पलाइन है जो 24 घंटे टोल फ्री है, उसके बारे में आपको सवाल पूछ सकते हैं। और दूसरा एक आप वेबसाइट को नोट करिएगा, 3 बार www.ped मतलब बच्चा, न्यूरो NEURO मतलब न्यूरो इज ब्रेन, और AIIMS.org। उसमें ना पेरेंट्स कॉर्नर है, उसमें चाइल्ड न्यूरोलॉजी की बहुत सारी उसमें पेशेंट इंफॉर्मेशन बुकलेट्स हैं और वीडियोस हैं जिसमें ऑटिज्म के भी काफी सारे हैं जो हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध हैं, जो पेरेंट्स के लिए है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी सिम्टम जब सस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो उसके लिए कोई उसके लिए कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऐसे कोई टेस्ट ऐसा नहीं है कि जो ये टेस्ट कर दिया फैंसी टेस्ट उससे होता है। क्लिनिकल यो हम आपसे पूछते हैं सवाल और बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखा जाता है, उसके जो हमारे टूल्स होते हैं उसमें
से पेरेंट्स से पूछना और ऑब्जर्वेशन ही होता है, जिसके हिसाब से, जिसके बेसिस पे डायग्नोज किया जाता है, जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं और जो उनको, जिनको ऐप के लिए भी, ऐप में फॉर्म में भी है, लेकिन वो पेरेंट्स के लिए नहीं है, वो प्रोफेशनल्स के लिए है। तो मतलब कभी भी डाउट आता है, कुछ भी आपको लगता है आम से भिन्न है, तो ये नहीं है कि हम वेट करेंगे कि ये देर से बोला था, वो देर से बोला था, वो जाके जाना है, हमें लेबल पे नहीं करना है। अर्ली इंटरवेंशन जैसे ही है, अगर इंटरवेंशन करना है इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल, तो जो आप मैम हम बार बार इस टर्म को सुन रहे हैं अर्ली इंटरवेंशन, तो ये क्या है, किस तरीके से होता है, और साथ ही जब हम मेंटल बात करते हैं, मस्तिष्क से जुड़े विकारों की, तो हम उसे एक टैग कर देते हैं, लेकिन इसका जैसे आपने बताया स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, मतलब किसी एक बच्चे में शायद एक सिम्टम हो, दूसरे में ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे के दिमाग में कोई समस्या है, बड़ी समस्या है, लेकिन इसको समझना और उसी के अनुसार ही जो अर्ली इंटरवेंशन की हम बात कर रहे हैं उसे कैसे करना है, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो हमने अभी हेल्पलाइन नंबर के बारे में आपको बताया, वो लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, उसे आप नोट करके अपने पास रखें। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। किया उजागर आज इसने, कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ, तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक, सुपर काम, भरोसे का नाम, टरगा सुपर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान और आज हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म के बारे में। क्या है ऑटिज्म, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसका कोई उपचार भी है और किस तरीके से इस तरह के बच्चे भी सामान्य जीवन या फिर कहें कि आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर ज़रूर कॉल करें। टोल फ्री नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शेफाली, जैसा कि मैं ब्रेक से पहले हम कहते हैं एक बच्चे को टैग कर देना, और कोई भी थोड़ा बहुत बच्चे में समस्या है तो उसको कहते हैं उसका दिमाग ठीक नहीं है। सबसे पहले तो ये कि इस धारणा से बाहर कैसे निकले सोसाइटी, क्योंकि जब तक आप उसको समझेंगे नहीं कि समस्या क्या है, उसके हिसाब से आप वो अर्ली इंटरवेंशन की हम बात करें वो नहीं कर पाएंगे। और माता पिता को भी मैं देखती हूँ कि कई बार जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, स्कूल से जब कंप्लेंट्स आती हैं, तब जाकर ये समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि हाँ कोई समस्या है। ये इम्पोर्टेंट है ना कि जब हमें मालूम है बच्चा, हम देखते हैं अगर हमारा फर्स्ट बच्चा है तो हमारे पास दूसरा कंपैरिजन के लिए नहीं है, पर अपने आसपास बच्चों को देखते हैं, उनका बिहेवियर कब बोल रहा है वो सब समझते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमारा बच्चा थोड़ा सा लैंग्वेज में डिले है और बाकी सारे जो लक्षण जिनके बारे में बात की गई है, प्लस एक और ये है कि दूसरों के साथ खेल नहीं रहा है। कई बार पेरेंट्स बोलते खेल रहा है दूसरों के साथ नहीं खेल रहा, दूसरों के बीच में अपने आप से खेल रहा है। तो मतलब अगर वो सब चीजें जब लिखती हैं तो आपको एक डॉक्टर के जरूर संपर्क करना है। ये नहीं है आप वेट करते रहेंगे, हमें कोई लेबल के लिए नहीं है, हमारे को है कि जो प्रॉब्लम है उसको हमें फेस करना है। डरते हैं कि हमारा बच्चा लेबल ना हो जाए। वो लेबल होने से क्या है, अगर आप आंख बंद करेंगे तो तूफान तो आएगा ही, तो अभी तूफान ना आने दीजिए, लेकिन शुरू में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बच्चा वो भिन्न है, पांचों बुगलियां बराबर नहीं होती। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें याद होगा कि 5 लोग होते हैं, 4-5 जो हमेशा टॉपर होते हैं, 4-5 होते हैं जो बड़े मर के पास होते हैं, बाकी सारे बीच में होते हैं। तो अब ये जैसे हम उसमें एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंटली और जो ज्यादा काम कर रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम है, तो इसलिए इसमें भी ये एक न्यूरो डाइवर्सिटी है। कहते हैं कि कुछ लोग का बिहेवियर ऐसा है, कुछ का ऐसा है। तो जो भी है, एक तो टैबू नहीं लगना, कि ये सोचना है कि मानसिक चीज है तो हाँ जी उसके ऊपर वो जब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की जब हम दवाई ले सकते हैं तो इसकी क्यों नहीं। और इसका जो है बेसिकली एज डॉक्टर सुमन भी बता रहे थे, डॉक्टर प्रवीण पहले बता रहे थे कि तो बिहेवियर इंटरवेंशन है, पर उसमें कुछ स्पेसिफिक जगहों पे मेडिकेशंस का रोल होता है। जब बहुत
ज्यादा एग्रेसिव होता है, इनटेंशन होता है, हाइपर एक्टिव होता है, या दौरे पड़ रहे हैं, या उसको नींद देर से आ रही है, टाइप्स वो अलग स्पेसिफिक है। मोस्टली बिहेवियर इंटरवेंशन है जिसके बारे में आगे जानकारी मिली जाएगी, डॉक्टर प्रवीण वो करेंगे उसके बारे में, लेकिन हमें देखना है कि डॉक्टर के पास जाना जरूर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यही एक बात है कि हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि हमारे बच्चे को ऐसा एक और चीज, जब ऑटिज्म अपने आप नहीं ठीक होगा स्कूल जाके, या बाद में बड़ा होगा तो शादी करके, सिबलिंग्स हो जाते हैं तो उससे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, दूसरे बच्चा पैदा हो जाएगा फैमिली में तो इसको नहीं हटेगा। ऑटिज्म जब किसी में है तो वो हमेशा रहता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि परेशानी का मतलब यह है कि इट्स नॉट अ डेथ सेंटेंस, यह है कि प्रॉब्लम रहेगी लेकिन हर प्रॉब्लम का समाधान रहेगा। इस उम्र में ये प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए आपके डॉक्टर प्रवीण बताएंगे क्या करना है बिहेवियर का, लेकिन आगे वो सेटल हो जाएंगी, फिर थोड़ा बड़ा होगा तो कोई और प्रॉब्लम होगी, लेकिन हर प्रॉब्लम का आपको काम करना पड़ेगा। तो इट इज नॉट क्यूरेबल, मतलब जड़ से नहीं हट सकता, लेकिन ट्रीटेबल है, हर चीज का हल है। बिल्कुल। एक हमारे साथ दर्शक है, पहले उनका हम कॉल ले लेते हैं। और जो आप बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर समस्या जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते बच्चे में आती है तो उसी के अनुसार आपको कुछ चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा, या फिर उस बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरीके का इंटरवेंशन होगा, उस पर हम बात करेंगे। विमलेश हैं एक दर्शक, आइए उनसे बात करते हैं। विमलेश जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है। हेलो जी नमस्कार, सवाल बताएं। जी मैम, मेरा नाम विमलेश है, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। जी, मेरी एक 2.5 साल की बच्ची है मैम, वो बोलती नहीं है, पापा मम्मा बोलती है, उसके अलावा सब कुछ समझती है। तो क्या हम जानना चाहते हैं कि ऑटिज्म का शिकार नहीं है? अच्छा, स्कूल जाती है बच्चे आपके? नहीं, अभी स्कूल नहीं जा रही है। कितने साल की? 2.5 साल की? 2.5 साल की है। 12 साल की? 12 साल की? 2.5 साल की? 2.5 साल बता रहे हैं ना? 2.5 साल, ठीक है सर। जी मैम, 2.5 साल के, मैम क्या बताना चाहेंगी डॉक्टर शिवानी? 2.5 साल की अगर बोल नहीं पा रही है लेकिन चल वल सब सही रही है, बैठना चलना वो सब सही है, और आपकी बात समझती है, आपकी बात सब समझती है? जी मेरी बात समझती है, सब समझती है, जो लाने के लिए बोलता हूँ वो लाकर देती है। ठीक है। और बाकी उसके अंदर जो है कुछ ऐसे तो नहीं है कि कोई ज्यादा कोई चीजें पसंद है, कुछ एक पर्टिकुलर तरीके से ही पसंद है कोई चीज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर ये बोल नहीं पा रहे हैं तो एक बार दिखाना जरूर है, क्योंकि बाद में आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कई बार कोई व्यवहार में कुछ लक्षण होते हैं जो हो सकता है डॉक्टर को दिखे, क्योंकि हमने बात की थी स्पेक्ट्रम, तो हल्के फुल्के भी हो तो उसके हिसाब से देखना है। ऑटिज्म को रूल आउट करना जरूरी है। 2.5 साल के बच्चे को लेकिन बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। बिल्कुल, ये रेड फ्लैग साइन है। जी मैम, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैम कहती कि इसका दवाओं से कोई इलाज नहीं है, उस तरीके से इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन कई ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ हैं और जो इंटरवेंशन की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, मतलब किस तरीके से इस तरह के बच्चों के साथ आगे बढ़ना चाहिए डॉक्टर प्रवीण? जैसे हमने बताया कि मेन इलाज है इंटरवेंशन, और वो भी ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी किया जाए। ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट 3 इयर्स जो ब्रेन के होते हैं वो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, ब्रेन बन रहा होता है, तो हम उसको बड़ा गोल्डन पीरियड मानते हैं। अगर इस टाइम पे हम बच्चे को कैच करके और उसको वो माइलस्टोन सिखाने की कोशिश करते हैं और उसकी जो प्रॉब्लम एरियाज है उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो देखा जाता है कि अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो अब जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो वो एक होती है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, उसके अंदर में आपके डेवलपमेंट के डॉक्टर्स होते हैं, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, थेरेपिस्ट। तो ये एक जने का काम नहीं है, सबसे पहले हमें ये समझना है, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल हर जगह पे बहुत सारे थेरेपिस्ट होते हैं। जो बच्चा जैसे ही बोल नहीं रहा, स्पीच के लिए गए, स्पीच थेरेपी शुरू हो गई, बैठ नहीं रहा तो उसकी जाते ही एक्सरसाइज शुरू हो गई। तो सिर्फ वो इलाज नहीं है, खाली बिठाना या बुलवाना इलाज नहीं है इन बच्चों का, ये सिर्फ एक सिम्टम्स हैं। मेन जो दिक्कत है उसके ऊपर काम करना कि बच्चा लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहा होता, सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा, उसका मेंटल लेवल नहीं बढ़ रहा, वो सीख नहीं पा रहा। उन सब चीज़ों के लिए उस बच्चे का प्रॉपरली असेस होके डॉक्टर के द्वारा उसका पूरा प्लान बनना चाहिए कि क्या क्या थेरेपीज होनी है, किस तरह से, और उसमें मेन रोल पेरेंट का ही होता है, पेरेंट ही ट्रेन किया जाए, पेरेंट को ही सिखाया जाए। थेरेपी जैसे आप कह रहे हैं, तो थेरेपी सुन करके भी लोग घबरा जाते हैं कि थेरेपी मतलब क्या इतने छोटे बच्चे को थेरेपी से क्या मतलब? थेरेपी जो होती है ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। थेरेपी इज जस्ट प्ले थेरेपी, खेलना होता है, बच्चे की कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं।
इसमें देखा गया है कि बच्चा अपने आप से लोगों से एंगेज नहीं होना चाहता, तो उस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जिससे उसको मोटिवेशन होता है सोशल एंगेजमेंट के लिए। प्लस जो क्योंकि अब बच्चा जैसे 2.5 साल का हो गया और उसने वो स्किल्स नहीं सीखी, 1 साल वाला भी अगर वो काम नहीं कर पा रहा तो आप अचानक से उसको 2.5 साल का काम नहीं सिखा सकते। तो आपकी जो उसकी स्किल्स पीछे हो गए वो सारी चीजें ट्रेन करनी होती है, तो वो एक्टिविटीज के थ्रू, खेल के ही थ्रू सिखानी होती है, पर वो गोल ओरिएंटेड होती हैं। आपका गोल बनाते हैं इस बच्चे को इस समय में हम ये चीजें सिखाएंगे और इस तरीके से सिखाएंगे जो पेरेंट को बताई जाए। पेरेंट सारा दिन बच्चे के साथ में लगा होता है, पूरा दिन बच्चे में ही व्यस्त होता है, पर अगर उसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम मिलेगा कि मुझे ये सिखाना है तो हम देखते हैं कि बच्चों में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो थेरेपी के नाम से घबराना नहीं बिल्कुल है। इस तरह की थेरेपी की से मतलब है कि इस तरीके से उनका बिहेवियर डेवलप करना, और ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, जो चीज़ें अपने आप से नहीं कर पाते हैं या फिर इंटरेक्शन नहीं होता है उन सब चीज़ों में सुधार आए, और इसके लिए छोटे छोटे गोल्स दी जाते हैं। जैसे इसका पूरा पैटर्न अपना अलग रहता है। सुमन शर्मा एक दर्शक हमारे साथ आए, उनसे हम बात करते हैं। सुमन जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है। मैडम, मेरा बेटा है 12 साल का, ऑटिस्टिक है जी, विद ADHD। मैडम, उसका जो मेमोरी है वो बहुत कुछ जगह पे बहुत शार्प है, लेकिन कभी कभार कुछ चीजें जो भूल जाता है। तो इसके लिए मैडम उसको कोई मेडिसिन हम लोग को देना चाहिए जो मेमोरी के लिए, शार्प हो के लिए। मैम कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, इसका IQ टेस्ट हुआ है कभी? हेलो, IQ टेस्ट कराया आपने बच्चों पे? IQ टेस्ट हुआ है कभी? क्योंकि ऐसा है कि इन बच्चों में जी, इस बच्चों में अधिकतर जो है हमारे हिंदुस्तान में देखे गए हैं उसमें अबाउट 60 से 70%, ऑल्दो विदेश में तो 40% बोलते हैं, पर हमारे यहाँ 70% के करीब बच्चों में थोड़ी सी दिमाग में समझ बाकी बच्चों से कम होती है इनमें, तो इसीलिए उनको चीज़ें भूल जाते हैं। उसके लिए दवाई कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा एग्रेसिव है, तोड़ फोड़ कर रहा है, वो अटेंशन नहीं कर रहा और उसके साथ बहुत ज़्यादा चंचल है और थेरेपीज जो है बता रहे, जो बिहेवियर थेरेपीज के बाद भी नहीं हो रहा तब दवाई देते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हो कुछ चीज़ें याद रखता है, तो इन बच्चों में ना, कई बच्चों में बहुत ज़्यादा और सेवेंट क्वालिटीज़, कुछ एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ भी होती हैं। वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें कर लेते हैं याद, कुछ कैलकुलेशंस कर लेंगे 4 डिजिट इंटू 4 डिजिट। आप अगर डेट ऑफ बर्थ बताते हैं तो उसका डे बता देंगे। तो ये सब चीज़ें कुछ एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ भी होती हैं, एंड उसके साथ बाकी क्योंकि जो इतना दिमाग में समझ और उसका कॉग्निशन, उसका IQ है, उसके हिसाब से चलता है। पर दवाई कोई नहीं है, सारा इनके बिहेवियर इंटरवेंशन के साथ ही, जैसे डॉक्टर सुमन ने बताया वैसे ही वो बिहेवियर इंटरवेंशन है, और जिसमें पेरेंट्स को डेली शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करना है तभी बेनिफिट होता है। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जनरली अगर आप देखोगे ये बच्चे जो हैं ये अपने मतलब की जो या अपने इंटरेस्ट की चीजें काफी अच्छी तरह कर रहे होते हैं, वो इनको याद भी रहती हैं। तो जनरली मेमोरी और इंटेलिजेंस का इतना इशू नहीं होता जितना कि सोशल कम्युनिकेशन का इशू होता है। उस वजह से ये बाकी चीजों में ध्यान नहीं देते तो वो भूल जाते हैं। तो जरूरी है कि इनकी इंटरवेंशन प्लान को अप्रोप्रिएटली ठीक से यूज किया जाए। जी मैम, अब एक चीज़ ये बताएं कि क्या इन बच्चों का खान पान भी, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है क्या? कुछ जैसे हम कई बार देखते हैं कि इन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या होती है, कुछ चीज़ों को मना भी किया जाता है, मेरे ख्याल से दूध वगैरह शायद नहीं। एक्चुअली ना एक तो है कि इनके अंदर खुद फूड फैटिज्म भी होता है कि उनको कोई पर्टिकुलर टाइप का खाना है। कई लोगों का खाना है कस्टर्ड ही खाना है या खिचड़ी ही खानी है, वो रोटी खानी नहीं, ये नहीं कि चबाया नहीं जा सकता, पर उनको नहीं करना है ना। उनको कुछ पर्टिकुलर टाइप की चीज़ें नहीं खानी है, कुछ खानी है। कहीं ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। कई बार उनको कुछ वॉमिटिंग्स का इशू होता है, कईयों को कॉन्स्टिपेशन होता है। लेकिन जो वो सब चीज़ें जो है उनको हैंडल करना है, लेकिन साथ में जो इंटरवेंशंस के हिसाब से है कि कोई ग्लूटेन फ्री, केसिन फ्री डाइट, कीटोजेनिक डाइट, प्रोबायोटिक्स का यूज़, उस सब पे अनुसंधान चल रहा है। हम भी ट्रायल कर रहे हैं, अलग अलग ट्रायल्स कर रहे हैं जो अभी चल रहे हैं, जिसके अंदर वो हम देख रहे हैं। क्योंकि अनुसंधान में बताया जा रहा है कि जो ये बच्चे हैं जो खाते हैं, जो हम जब एक फैमिली में हम जनरली खाना तो सेम ही खाते हैं, जो भी फैमिली में चाहिए खा रहा है, कम खा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइप का ही है, तो हमारे आंतों में जो गट माइक्रोबायोम होता है वो सिमिलर होना चाहिए। पर हमने देखा है कि ऑटिज्म के बच्चों का ये जो इंटेस्टाइन आंतों में माइक्रोबायोम है वो उनके बहन भाइयों से अलग है, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग डिफरेंट।
तो उसके ऊपर चल रहा है अनुसंधान। लेकिन एज ऑफ नाउ कोई जो मम्मी डैडी आते हैं, हमने चीनी बंद कर दी, हमने दूध ऐसे बंद कर दिया, प्लीज वो सब ऐसे मत करिए। हम लोग ग्लूटेन फ्री केसिन फ्री डाइट का हमारा बड़ा ट्रायल 5 साल से चल रहा है, जो खत्म हो जाएगा 6 महीने में। उसका रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो प्रॉमिसिंग है पर कंक्लूसिव नहीं है। एक ये रिक्वेस्ट है कि कोई आप सुनी बातों पे मत करिए, बिकॉज ऑटिज्म जो है लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, लाइफ लॉन्ग अवस्था है। तो जब तक उसका एविडेंस नहीं आता, जब हमें कंक्लूसिव पता चलेगा इससे फायदा है, तो तभी करेंगे। बच्चे को वैसे ही चीनी बंद कर रहे हो, व्यवहार में वैसे ही प्रॉब्लम है, जब एविडेंस आएगा तो हम सब कुछ बंद करेंगे उस हिसाब से। लेकिन पहले उसका एविडेंस आने तो अपने आप कहीं बिल्कुल, क्योंकि कई बार ये मैंने ये देखा है कि बिल्कुल चीनी बंद कर दिया जाता है। वो शुगर रश जो है उससे कहते हैं कि बच्चे और हाइपर हो जाते हैं या फिर उनमें अटेंशन की कमी हो जाती है। लेकिन ये ना कॉम्प्लीमेंट्री जो थेरेपीज या एडमिनिस्ट्रेटेड चीजें है ना, इस पे जो लोग ना ये फेसबुक पे और एक दूसरे की सुनी सुनाई में जाते हैं, प्लीज आप अपने रिलायबल डॉक्टर के पास जाके कंफर्म करिए। जिस चीज के ऊपर अनुसंधान हो गया है, एस्टैब्लिश्ड है, वो ही दीजिए। बाकी क्यों कर रहे हैं? बच्चे को वैसे ही व्यवहार में प्रॉब्लम है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं उसके साथ समझाने के लिए, उसको समझाने के लिए और उसकी बातें समझने के लिए, तो बीच में जिससे और बिहेवियर प्रॉब्लम होगी। जब तक एविडेंस नहीं है तो अपने आप मत ट्राई करिए। ठीक है मैम, एक कॉलर है जय देवी है, आइए उनसे बात करते हैं। जय देवी जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है? हेलो जय देवी, हमारा सवाल है बच्चे होते बीमारी की कोई अलग बीमारी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है जय देवी जी, एक बार फिर से सवाल दोहराइए। हम सवाल यही कहते हैं कि जैसे मध्य के बच्चे होते तो बीमारी से जुड़े रहते कि अलग बीमारी है। दिल की बीमारी से क्या ऑटिज्म का कोई संबंध है, ये जानना चाहती हैं आप? आपके क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है जय देवी जी। थोड़ा जोर से, हार्ट प्रॉब्लम अगर पूछना चाहे तो हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, पर डाउन सिंड्रोम के साथ देखा गया है और डाउन सिंड्रोम में हार्ट प्रॉब्लम होती है जिसमें दिल में छेद होता है। तो वो उससे अगर आप देखा जाए, वैसे ऑटिज्म के साथ डायरेक्टली हार्ट का कोई डायरेक्ट लेन देन नहीं है। जी, एक हमारे पास सवाल भी आया हुआ है, मैं उस पर भी आऊंगी। ये क्या गर्भ अवस्था के दौरान कोई ऐसा टेस्ट है जिससे जान सकते हैं कि होने वाले बच्चे में कहीं ऐसे सिम्टम्स तो नहीं? इस पे हम जवाब लेंगे और आप भी अपने सवालों के साथ तैयार रहें, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे स्वस्थ किसान। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप का स्वागत है स्वस्थ किसान में। आज हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म के बारे में और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें अभी हमने आप तक पहुंचाई हैं, लेकिन आपके अगर कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। और कुछ हमारे पास ईमेल्स भी आए हैं, वो सवाल भी ले लेते हैं। प्रवीण झा हैं दरभंगा से, इन्होंने हमें सवाल भेजा है और ये कहते हैं कि इनकी उम्र 28 वर्ष है। क्या गर्भावस्था के दौरान कोई ऐसा टेस्ट होता है, जैसे हम डाउन सिंड्रोम की हम बात करते हैं, उसके कुछ ऐसे मार्कर्स होते हैं, क्या इससे भी हम टेस्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई टेस्ट है जिससे पता चल सकता है कि क्या होने वाले बच्चे में इस तरह की कोई समस्या हो सकती है? डॉक्टर शेफाली, इस वक्त ये वाला टेस्ट, ऐसा कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है, बिकॉज अभी भी अनुसंधान जारी है। अनुवांशिक कारण पे हम पिछले 5.5 साल से कर रहे हैं स्टडी, जो अभी अगले कुछ महीनों में हमारा रिजल्ट पता चलेगा कि हमारे हिंदुस्तानी बच्चों में क्या है। अगर वो आएगा तो फिर वो जीन पैनल को यूज़ कर सकते हैं, पर एज ऑफ नाउ
नहीं है। लेकिन अगर आप पे किसी रिलेटिव रिश्तेदार में कोई प्रॉब्लम है जो ऑटिज्म से, जिसका जैसे डाउन सिंड्रोम है, ट्यूबरस क्लोरोसिस, फ्रेजाइल एक्स से कोई भी ऐसी बीमारी है जिसके साथ ऑटिज्म है, तो उस बीमारी का टेस्ट प्रेगनेंसी में किया जा सकता है कि वो प्रेगनेंसी में रिपीट तो नहीं हो रही जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। पर एज सच जिसमें किसी का कारण नहीं है उसमें अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई अभी टेस्ट नहीं आया। उम्मीद ये रखते हैं कि फ्यूचर में जाके हम लोग प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, मतलब वो इम्प्लांटेशन होने से पहले आईवीएफ बेबीज में पता कर सकें, जिसमें फैमिलीज में प्रॉब्लम होती है तो आईवीएफ करके उसमें पहले देख के कि भाई जेनेटिकली कोई नुक्स नहीं है तभी वो एम्ब्रियो को ट्रांसफर करें। पर वो फ्यूचर है, अभी सिर्फ थैलेसीमिया के लिए हिंदुस्तान में हमारा ऑटिज्म तो काफ़ी दूर है, जब तक हमारे को पता नहीं चलेगा, पर वो अल्टीमेटली कभी ना कभी आएगा समय। डॉक्टर प्रवीण, अब आते हैं हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं, तो हाउ दिस इज एसोसिएटेड विद ऑटिज्म, मतलब जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, क्या ऑटिज्म के ही बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं या फिर ये भी एक लक्षण है? और क्या जो बच्चे शुरुआत से हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव, हाइपर एक्टिव, क्या उनमें ऑटिज्म को हम डिटेक्ट कर सकते हैं? मतलब क्या ये आपस में किसी तरीके से रिलेटेड है? तो जैसा कि हाइपर एक्टिविटी ADHD एक चीज़ होती है और एक होता है ऑटिज्म, तो ये दोनों काफ़ी कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ऑटिज्म के बच्चों में स्पेक्ट्रम देखा जाता है और कई तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन हमने जैसे बताया था, एक स्पीच डिले होता है, ऐसे ही हाइपर एक्टिविटी इन बच्चों का एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है, जो कि जनरली 2.5-3 साल के बच्चे, छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो ज़्यादा इधर उधर, जब वो लोगों से मिक्स होना नहीं चाहते और इधर उधर लोग चीज़ों को छेड़खानी कर रहे होते हैं, जैसे ही डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचे या कहीं भी जाते हैं तो हमेशा ये फीलिंग होती है कि बच्चा हाइपर एक्टिव है, इसको हाइपर एक्टिविटी का इलाज चालू करिए। जब भी ऐसा कुछ आ रहा है तो ज़रूरी है छोटा बच्चा जब उसको हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम आ रहे हैं तो उसको ऑटिज्म के लिए ज़रूर जांच की जाए, क्योंकि ये ज़्यादातर इंटर रिलेटेड होता है। अब ऑटिज्म जो है सिम्टम भी, हाइपर एक्टिविटी जो है ऑटिज्म का सिम्टम भी हो सकता है और इसके साथ में एसोसिएटेड भी हो सकता है। आज के बड़े बच्चों में ऐसा देखा जाता है जिसको ऑटिज्म है। ऑटिज्म जैसा डॉक्टर शिफाली ने बताया, जो प्रॉब्लम है वो सोशल कम्युनिकेशन की और रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव बिहेवियर है। साथ में हो सकता है ऑटिज्म हो लेकिन हाइपर एक्टिव ना हो, हाइपर एक्टिविटी, हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है। एक ऑटिज्म का बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो सुस्त बैठा है, जो बिल्कुल नहीं खेलना चाहता, बिल्कुल एक कोने में बैठा है। जरूरी नहीं है कि हाइपर एक्टिविटी होगी, हाइपर एक्टिविटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और ये इसका इम्पॉर्टेंट लक्षण भी है। तो इसलिए जरूरी है, स्पेशली छोटे बच्चों में, अगर 1.5-2 साल के बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं और उनकी स्पीच नहीं आई है तो उन्हें ऑटिज्म के लिए जरूर जांच किया जाए। जी, एक कपिल है हमारे साथ, दर्शक झांसी से हैं, आइए उनका भी हम सवाल ले लेते हैं, फिर और बातें करेंगे इस विषय से जुड़ी हुई। जी कपिल जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मैं डॉक्टर कपिल झांसी से बोल रहा हूँ जी। मेरा बेटा 3.5 साल का हो गया मैडम जी, तो लगभग 2.5 साल की उम्र में ऑटिज्म डायग्नोस हुआ था और अभी मैं उसकी थेरेपी करा रहा हूँ यहाँ माइंड थेरेपी सेंटर से जी। तो उसको अभी ऑपरेशनल थेरेपी दे रहे हैं हम। ठीक है, तो मैं एक तो ये पूछना चाहता हूँ कि इसके अलावा और कोई थेरेपी दिलानी अभी आवश्यक है या पहले ऑपरेशनल से हम इसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे? ऑक्यूपेशनल की बात कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल। हाँ नहीं, तो बेसिकली अब छोटा बच्चा है ना, तो उसके अंदर मोस्टली जो होता है कि उसमें मिक्स करके, जैसे अभी डॉक्टर प्रवीण बता रहे थे कि आपको प्लान बनाना होता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर जो प्लान बनाते हैं, जब प्लान बना के पूरा असेसमेंट जब करते हैं तो देखना है कि उसमें मॉडिफाइड अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस का क्या करना है, सेंसरी इश्यूज है तो सेंसरी इश्यूज के लिए क्या समाधान करना है, और ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, ये सारा चीज़ों का वो करना पड़ता है। तो आपको वहाँ पे जो आपके डॉक्टर को दिखा रहे हैं उनको दिखा के डिटेल इवैल्यूएशन करके उनको प्रॉब्लम एरियाज मिलेंगे तो उनकी रेमेडी का बताएंगे। तो हमने जो वेबसाइट पे भी जो बताया था आपको, उसमें इंटरवेंशन बुकलेट्स है जिसमें सारी ही चीज़ों को मिक्स करके उसमें टारगेटेड, मतलब आई कॉन्टैक्ट के लिए क्या है, बाकी सब चीज़ों के लिए क्या एक्सरसाइजेज है, वो उसके अंदर है, वो आप पढ़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में जी। तो जी जैसा कि है, सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक इलाज नहीं होता। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मेन इलाज होता है कि बच्चे की जो सेंसरी इश्यूज आ रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो सेंसरी इश्यूज पे काम करती है। सेंसरी इशू भी मैम समझाते जाएं, क्योंकि सेंसरी इश्यूज ऐसे होते हैं कि ऑटिज्म के बच्चों में देखा जाता है कि बॉडी में हमारे शरीर में कई सेंसेस हैं, जैसे देखना, सुनना,
ऑडिटरी बोलते हैं, विजुअल इनको बोलते हैं, टेक्टाइल टच को हम टेक्टाइल बोलते हैं। तो इन बच्चों में हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब हो सकता है कि उस बच्चे को टच बिल्कुल ही पसंद नहीं है और ऐसा भी हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा टच की जरूरत है, हाइपो सेंसिटिविटी। तो एक ऑटिज्म के बच्चे को डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेंसरी नीड हो सकती है। तो ऑन द बेसिस के बच्चे को क्या क्या चाहिए, हमें एक सेंसरी डाइट बनाना होता है और वो हमें देना है। उसका पर्पस ये होता है कि जो बच्चे की सेंसरी नीड है उसको मिनिमाइज किया जाए। और पर वो खाली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जैसा हमने डिस्कस किया सोशल कम्युनिकेशन है। सोशल कम्युनिकेशन के लिए बिहेवियर थेरेपी इज मस्ट। बच्चे को बैठना है, हमारे साथ एंगेज होना है, इन्वॉल्व होना है। प्लस बच्चा स्किल्स डेफिसिट हो रहा है, वो सीख नहीं पा रहा है, उसके जो स्किल्स हैं उनको गोल बना के एक एक गोल को, एक एक एक्टिविटी को सीक्वेंशियली सिखाना है। तो ये सारी थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड इफ रिक्वायर्ड, कई बार क्या होता है क्योंकि बच्चा अपनी लैंग्वेज नहीं डेवलप कर पा रहा होता है तो वो अपनी बात नहीं समझाता, तो लॉट ऑफ बिहेवियर इशू भी आते हैं। उनको कैसे हैंडल करना है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, मतलब ये सारी चीजों पे हमें बेसिकली हर एक बच्चे इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा, कस्टमाइज पूरा बनाना पड़ेगा। IEP, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान, तो हर एक बच्चे का अलग बनना है। तो खाली सिंपल मैसेज ये है कि खाली ऑक्यूपेशनल थेरेपी इलाज नहीं है। और ना तो वीडियो देख करके भी इलाज ना करे जो और दूसरा है कि खाली थेरेपीज सेक्शन से लेके भी फायदा नहीं है, पूरा उसको इनकॉर्पोरेट करना है अपने डेली शेड्यूल में। तो आप जो भी थेरेपी ले रहे हैं उनको, जैसे डॉक्टर प्रवीण सुमन ने बनाया, हमारे को शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। आप अगर डिफरेंट थेरेपीज के पास जा रहे हैं लेकिन वो अगर सेम डॉक्टर के साथ नहीं काम करते हैं तो आपको अपना डायरी बना के रखनी है जिसमें वो शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल होंगे, ताकि डिफरेंट थेरेपिस्ट हैं लेकिन वो गोल सेम ही रखेंगे, ताकि वो उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना है। बच्चा एक ही है, बच्चे 10 नहीं है और बच्चे को वैसे ही प्रॉब्लम है। तो पॉइंट इज इंडिविजुअलाइज होगा। और डाइट से आप कंफ्यूज मत होना, खान पान नहीं है, डाइट इज इंटरवेंशन ओनली। और इंटरवेंशन भी वो व्यवहार को मॉडिफाई करने के लिए, वो आप और मेरे जैसे जो सोशली एक्सेप्टेबल व्यवहार है उनसे भिन्न है, हमें वो भिन्न लग रहे हैं, उनको हम भिन्न लग रहे हैं। तो बेसिकली उसको वो हमारे लिए चेंज नहीं होंगे, तो हमें उनको थोड़ा मॉडिफाई करके सिखाना। बिल्कुल। और जैसे मैम आपने एक बताया कि हर बच्चा भिन्न है, उसकी समस्या, भले ही 2 बच्चों में ऑटिज्म है लेकिन हो सकता है इस बच्चे की नीड्स अलग है, उसकी नीड अलग है, उसी के हिसाब से वो जो थेरेपी या फिर अर्ली इंटरवेंशन की हम बात कर रहे हैं उसका पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैम जैसे कि थोड़ा सा हमने टच किया कि एक हम जनरलाइज चीज़ें कर लेते हैं और कहीं जो हम देखते हैं कि आजकल बहुत चीज़ें वायरल हो जाती है, जो एक वीडियो देखा उसी के हिसाब से हम इलाज भी करने लगते हैं, उसको एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। तो थोड़ा मैम इसके बारे में ही बताएं कि जो एक भ्रांतियाँ भी होती हैं और जो सुनी सुनाई बातों पर लोग जो आ जाते हैं उसमें क्या करना चाहिए डॉक्टर प्रवीण? सुनी सुनाई बातों पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि शुगर बंद कर दो बच्चों का, हिंदुस्तान में एटलीस्ट मेरे को ये पता है कि हर बंदा सलाह देता है, चाहे उसको जानकारी है चाहे उसको जानकारी नहीं है। तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि बिल्कुल सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इतना ओपन एंडेड है कि हर चीज, अच्छा इसको ये भी दे दो, इसको मैंने ये किया था, कैमल मिल्क दिया था, इसको ये चीनी दी थी, ये भी तो हर तरीके के आप इंटरनेट पे जाएंगे 50 तरीके के आपको एडवाइजेज मिलेंगे और हर पेरेंट ने अपना एक्सपीरियंस डाला हुआ है। तो हम ऐसे साइंटिफिक वे नहीं होता काम करने का, डॉक्टर शिफाली भी आपको बताएंगे, साइंटिफिक तरीके से हम पहले स्टडी करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं कि ये वास्तविक रूप में इन बच्चों में फायदेमंद है कि नहीं है, तभी हम उनको यूज करना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल भी सुनी सुनाई बातों में नहीं जाएंगे। इस तरह की जो चीजें हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट, केजिन फ्री डाइट और ये मिल्क बंद कर दो। इनफैक्ट मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका वेट लूज हो रहा होता है, तो एज अ पीडियाट्रिशियन हमारे को तो उल्टा चिंता रहती है कि बच्चों में नुकसान होएगा ये सारी चीजों से। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से। यहाँ तो हमने देखा कि जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी डाइट में भी आजकल लोग इतना ज्यादा करने लगे कि सब कुछ मीठा बंद कर दो किसी भी तरीके का। एक सर्टेन एज के बाद आप दे सकते हैं, लेकिन वो भी जैसे मैम बता रही है कि जो सुनी सुनाई बातें हैं उसमें ना उससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। अब मैम मैं आती हूँ इस पर, क्या ऑटिज्म एक रोग है या विकार है? क्योंकि हम एक रोग की तरह इसको ले लेते हैं। एक अवस्था है जी, न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, एक अवस्था है, कंडीशन है, इट इज बीमारी नहीं बोलेंगे, एक अवस्था है।
जैसे अभी पहले बोलते थे हम न्यूरोटिपिकल और स्पेशल नीड्स की, ऑटिज्म का स्पेशल नीड्स है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि न्यूरोडाइवर्स, 5 उंगलियां डिफरेंट हैं, 5 उंगलियां डिफरेंट है तो वो भी डिफरेंट ही है, उसी स्पेक्ट्रम का है, वो थोड़ी छोटी या थोड़ी बड़ी है। सो दैट इज व्हाट। तो ये एक तरह का एक अवस्था है, इसको हम ये कहें कि कोई रोग है, ये रोग नहीं है, एक अवस्था है, और इस अवस्था के अनुसार ही हमें बहुत सारी चीजें करनी और ये इसके ऊपर से स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, उस बच्चे की गलती नहीं है, उसके माँ बाप की कोई गलती नहीं है, ये एक जैसी कोई भी अवस्था है वैसे ही अवस्था है, जैसे किसी को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का रोग हो जाता है तो वैसे ही ये भी एक अवस्था है जो कि ये डेवलपमेंट के ऊपर है, जिसमें इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के मुद्दे आ रहे हैं। जी डॉक्टर प्रवीण, और एक चीज हमने ये भी देखी है कि कई बार जब बच्चे कम उम्र के होते हैं और उनकी उन हरकतों को हम सोचते हैं कि जो बच्चे शरारत होते हैं या फिर उतना उस समय वो चीजें इतनी और नहीं लगती हैं, लेकिन बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं क्या ये समस्या बढ़ने लगती है, या फिर क्योंकि उस वक्त वो चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं या फिर हम उनको ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं? इसमें भी थोड़ा सा बताइए कि क्या बढ़ने के साथ ये समस्या बढ़ जाती है उम्र बढ़ने के साथ, या फिर हम उसको ज़्यादा देख पाते हैं? हाँ, तो इसमें जैसा हमने बताया कि ये जो लक्षण होते हैं ये शुरू से ही होते हैं। अब आज की डेट में पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हैं और कई लोग 6-6 महीने और साल की उम्र में भी बच्चों को लेकर आते हैं, जब उन्हें क्योंकि अवेयरनेस हो रही है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा उतना नहीं कर पा रहा जितना करना चाहिए, तो वो डॉक्टर के पास लाते हैं। तो लक्षण तो शुरू से होते हैं, पर जैसा कि हमने बताया ये सोशल इंटरेक्शन और सोशल कम्युनिकेशन के इश्यूज होते हैं। जब बच्चा घर पे है वो सारी एक्टिविटी कर रहा है, वो खेल रहा है, भाग रहा है, कूद रहा है, खाना पीना सब कुछ कर रहा है, दादा दादी को लग रहा है शैतानी कर रहा है, माँ बाप भी खुश हैं, पर जैसे ही बच्चा बाहर बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, लड़का है बाहर जाके स्कूल जाके वो बात कर लेगा, पर जैसे ही वो बच्चा स्कूल में पहुंचता है वो तब देखा जाता है कि वो तो वैसा काम नहीं कर रहा जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं, या वो बाकी बच्चों से मिक्सअप नहीं हो रहा। तब माता पिता के और टीचर्स के जो है कान खड़े होते हैं। तो हमें जरूरी है कि हम इन चीजों को जल्दी से जल्दी पिकअप करें। तो ये ऐसा नहीं है कि शुरू में नहीं होते, पर चीजें ज्यादा प्रोमिनेंट तब होती हैं जब सोशल इंटरेक्शन और सोशल कम्युनिकेशन की नीड ज्यादा होती है। तो इनफैक्ट ऐसा भी हमने देखा है प्रैक्टिस में कि कई बच्चे जो स्कूल में काफी देर तक जा रहे हैं तो उनकी जो नीड है वो काफी पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर उनकी सोशल इंटरेक्शन जो है वो कम हो रही है। तो जब आपकी कैपेसिटी और इंटरेक्शन का मिसमैच होता है तो वो मैनिफेस्ट करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए आज हमने बात की यहाँ पर ऑटिज्म के बारे में, और अंत में आपसे ये भी कहेंगे कि एक अवस्था है, इससे टैग ना करें, टैबू ना बनाएं, और साथ ही बहुत सारे ऐसे भी हम एग्जांपल्स देखते हैं ऑटिज्म के जो कि अपने जीवन में बहुत अच्छा भी करते हैं, इसलिए अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू। नमस्कार। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, और अगर आपके कोई सुझाव है, कोई प्रतिक्रिया है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत से मेल आए हैं। आगरा से श्रीकांत रावत ने पूछा है कि उनकी पत्नी सीढ़ियों से फिसल गई है, अब 15-20 दिन हो गए हैं, उन्हें चलने में काफ़ी समस्या आती है। और फिरोजपुर से एक हमारे और दर्शक है कविंद्र शर्मा है, इन्होंने नींद की समस्या को लेकर हमें मेल भेजा है, और हम आप सभी के आभारी हैं कि आप हमें सवाल भेजते, अपनी प्रतिक्रिया भेजते हैं। बहुत जल्द आपकी समस्याओं को हम विशेषज्ञों के सामने रखेंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टेलीविजन के माध्यम से दे दी जाएगी। और आप हमें ईमेल लिखते रहें, हमारा ईमेल पता नोट कर लें, swasthkisan@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। और चलते चलते ये भी बता दें कि अब जब हम अगला एपिसोड होगा, अंक होगा, तो उसमें हम खास तौर पर त्वचा संबंधित समस्याओं पर बात करेंगे कि स्किन समस्या कौन कौन सी हो सकती है और उनका समाधान कैसे करें। इससे जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे। तो मुलाकात होगी अगले सप्ताह नए विषय के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें, और हाँ, दूरदर्शन के साथ देखते रहें। नमस्कार।